ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। सामीन नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप PMLN के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, सेनेटर राना मकबूल। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, ना सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि सेनेटर राना मकबूल साहब सियासत में आने से पहले क्या थे, इसके हवाले से भी उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वेलकम जी, वेलकम सर, जैसा कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करते हैं कि हमारी जो मेहमान शख्सियत है सियासत में आने से पहले, आप क्योंकि एक पेशा वाराना एक तवील आपकी एक कैरियर है और जॉब के हवाले से IG भी रहे, साहब IG रहे, तो कहाँ कहाँ पे रहे, जॉब्स की और सियासत में कैसे शौक हुआ आपको आने का? देखें जी, ये तो मेरा पैशन था टू बी ए पुलिस ऑफिसर राइट फ्रॉम डे वन। I was a very good student who used to stand first every time. तो मेरा वर्नेकुलर फाइनल एक इम्तहान होता था 8th क्लास का। अच्छा। उसमें जो लायक बच्चे थे वो सिलेक्ट करते थे और वो विद इन द रीजन, जो जैसे हमारी रीजन रावलपिंडी थी उस वक्त, हम फैसलाबाद से हैं, और रीजन रावलपिंडी से लेके यानी वो जाती थी राजनपुर तक। अच्छा। तो मेरे उस्तादों ने मुझे सिलेक्ट किया, उसके लिए सिलेक्टेड बॉयज़ देते थे, तो उसमें मैंने दिया। आई स्टूड फर्स्ट इन दैट। तो माय फादर, ग्रेट फादर, अल्लाह उनको जो नसीब करी, वाज वेरी हैप्पी ओवर दैट। हम आपस में डिस्कस करते रहते थे। अफेक्शन तो होता है, ये इश्क की कैफियत थी वालिद के साथ। हम बैठते थे इकट्ठे, पढ़े लिखे थे, इकबाल के शदाई थे, उन्हें बहुत सारे शेर याद थे इकबाल के, बुल्ले शाह के, सूफ़ी थे बुनियादी तौर पर। तो पहले हमारा यही होता था कि जी CSP बनना, उस वक्त बहुत ड्रीम होता था बच्चों का, CSP बनना है। तो उन्होंने बड़े खुश हुए, मुझे उन्होंने एक सब्ज़ रंग की रैले साइकिल लेके दी। उस वक्त बड़ा प्रिविलेज होता था किसी के पास रैले साइकिल हो। तो ये कारें वगैरह तो बाद में आई, मोटरसाइकिल वगैरह। तो ग्रीन रंग की रैले साइकिल थी और बड़ी एक्सेसरीज साथ उसके लगी हुई, उन्होंने मुझे दी। तो मैंने स्कूल जाना था, तो आई वाज टाइंग माई लेसेस, बूटों के तस्मे बांध रहा था इन द मॉर्निंग। मुझे याद आई, तो मुझे कहने लगे मकबूल ये CSP की बात तो साइकिल में से आपको गिफ्ट मिला था? गिफ्ट मिला था, क्योंकि ड्यू टू वेरी हाई स्कोर आई वॉन द टैलेंट स्कॉलरशिप जो है ना। हाँ जी। तो उसके ऊपर वो टैलेंट स्कॉलरशिप 10 लड़कों को मिलता था जो ऊपर के होते थे। अच्छा। हाँ। तो खैर बार उसमें हुआ ये कि मुझे कहने लगे कि ये जो CSP अच्छी सर्विस है, लेकिन जो PSP भी बहुत अच्छी है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इसमें प्रमोशन भी अच्छी होती है। तो वो भी ठीक है अगर आप। मैंने कहा ठीक है भाई, फैसला हो गया, आपने कह दिया। तो वेल आई विल जॉइन पुलिस, नो अदर सर्विस। वो ये बात ही हाउ इट बिगैन। और फिर मैं देखता रहता एग्नी लोगों की मुश्किलात क्या हैं, और पुलिस का बिहेवियर भी बहुत ख़राब होता था। जब हमारा स्कूल था, इट वॉज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 1922 में अंग्रेज़ों ने बुलाया था, बनाया था वो स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला। अच्छा। तो बड़े लायक उस्ताद थे। तो वहाँ से हम जब निकलते थे तो सामने पुलिस स्टेशन था, उसके बड़े बड़ी ग्राउंड्स थी। तो हमें अंदाज़ा होता था कि लोग जो हैं किस मुश्किल में हैं, इंसाफ उनको नहीं मिलता, तकलीफ़ है उनकी। तो ये एक महमीज थी। ये वैसे गुजरना होता तब आपको शौक? नहीं, पहले वाले साहब ने कह दिया तो बस कह दिया है, बस। वो तो बात पहले तय हो चुकी थी। फिर आई वाज वेरी कीन अबाउट पुलिस लाइफ के लिए। फिर मैं कीन बहुत हो गया ना, वो तो डिसाइड हो गया। मैं जब 9th में हम गए इसके बाद, तो बहुत सारे उस्तादों ने कहा बड़े लायक हैं, आप इंजीनियर बनने, डॉक्टर्स बन जाए। मैं कहा नहीं, फैसला ये हुआ, मेरे वालिद साहब ने ये कहा, अब ना इंजीनियर ना डॉक्टर। खबर तो वो फिर इस तरह इंशाल्लाह करते करते अल्लाह ने करम किया। पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। आखिरी इम्तहान के रिज़ल्ट आने से पहले ही हमने एग्ज़ाम दे दिया, और ऐसे ऑफ हैंड जैसे होता है। अच्छा। अल्लाह के सहारे। तो जो पुलिस सर्विस मेरा पहला चॉइस था, वरना अमूमन लोग कहते हैं जी DMG पहले, फलाना पहला चॉइस था। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट पुलिस। और एंड तक इसी सर्विस के साथ? इसी तरह इसी पे रहे। इट वॉज ए पैशन। सच्ची बात ये है, क्योंकि आई बिलीव, और मैंने देखा भी है
कि पुलिस ऑफिसर अगर वो नीयत उसकी नेक है तो ही इज़ वेरी क्लोज टू द एग्नी ऑफ सिटीजन्स। जिसके साथ जुल्म होता है अगर वो उसके साथ खड़ा हो और वो जो सुकून और सुरूर मिलता है उसका कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपको माफियाज के साथ टकराना पड़ता है, पावरफुल लोगों के साथ टकराना पड़ता है, जिनके साथ वो ज्यादती करते हैं वो तो विक्टिम होता है, उसने आपकी क्या मदद करनी हो तो पहले ही मार खा रहा होता है। एंड वंस यू ट्राई टू हेल्प हिम तो फिर आपकी कॉन्फ्रंटेशन उनके साथ हो जाती है। वो बड़े पावरफुल लोग भी होते हैं, उनके पास पैसा, असला, इन्फ्लुएंस, बरादरी, ये वो। तो इसलिए ये हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ, उसमें थोड़ी सफरिंग भी आई, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ औक़ात बड़े पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं जब आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, तो विक्टिमाइज भी करते हैं। बट उसमें एक अपनी लज्जत है इस विक्टिमाइजेशन में कि आप एक किसी के राइट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सेक्रेड स्ट्रगल। वेरी की पोस्ट है, आईजी की बड़ी की पोस्ट है, जिसे आपने कहा कि बहुत प्रेशर्स भी होता है। कभी माजी में, कभी सर्विसेज में, कहीं मुख्तलिफ जगहों में ट्रांसफर हुई, कभी इस तरह का प्रेशर डेवलप हुआ जिससे आप बहुत परेशान हुए हो कि ये तो भाई पूरी लाइफ का सबसे बड़ा? मैं आपको बताऊं ये अजीब एक्सपीरियंस है। और चूंकि जैसे हम पहले वहाँ बात कर रहे थे, जिसका तो लिंक है चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो अपने नबी के साथ है, लिंक टेंजिबल नज़र तो नहीं आता ये, लेकिन रूहानी सा लिंकेज होती है, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसका खौफ होता है। मैं खुद अपना एनालिसिस करता होता था वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि अल्लाह मुझे ये खौफ क्यों नहीं आता, डर क्यों नहीं लगता, ये एक ह्यूमन नेचर है डरना, क्यों नहीं डर लगता। आई यूज टू एनालाइज माई फिनोमेना ऑफ माई थिंकिंग कि डर लगना चाहिए, एक नेचुरल चीज़ है। लाहौर में भी जब मैं था बड़ी सख्त जगह थी, और कराची तो खैर सिंध तो बहुत ही सख्त जगह, तो लेकिन अल्लाह ने बड़ा ही करम किया कि जैसे आप कहते हैं ना, मैं उस परेशानी में मुब्तला इस तरह नहीं हुआ कि कोई प्रेशर मुझे को तंग कर लेगा या कोई मेरे ऊपर कोई प्रॉबिट। आज तक मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है, कभी किसी ने रोब नहीं डाला, कभी भी। अच्छा राना साहब, अमूमन देखा जाता है कि वकालत के शोबे से ताल्लुक हो तो वो बड़ी तादाद सियासतदान बनती है, लेकिन पुलिस के शोबे से ताल्लुक रखने वाले सियासत में बहुत कम आते हैं, तो इसमें आने की कोई खास वजह? इसमें मुदस्सिर साहब ये पॉलिटिक्स उस तरह की नहीं है। जब मैं था, आई वॉज वर्किंग एज एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उस वक्त भी मेरा सब्जेक्ट यही था, प्रोसिक्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये मेरा सब्जेक्ट था उस वक्त भी। इट्स डिफरेंट ऑलटुगेदर, टेक्नोक्रेट, इट्स डिफरेंट साइंस है ना, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, तो इसलिए कोई उस तरह की पॉलिटिक्स तो है नहीं ये। लेकिन ये है कि एज ए टेक्नोक्रेट आप कह लें या एज ए प्रोफेशनल यू कैन कंट्रीब्यूट इन द अपर हाउस ए लॉट लॉ मेकिंग में। जो लॉ हमने बनाए हैं और बना रहे हैं वो पहले नहीं बने हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अगरचे बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक पुलिस से नहीं है, लेकिन यौम आखिरत से और दुनिया की ज़िंदगी से है। पहली बार ये लॉ बना है कि द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करता, जो उनकी फैसिलिटीज़ का, उनके आराम का ख्याल नहीं करता, उनको दुख देता है, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वैसे आपने अपनी सर्विसेज में इस तरह के वाक़यात देखे थे? मैं बहुत ज़्यादा, मैं इसमें बहुत ज़्यादा, एक तरह से लोग मुझे कहते थे कि सख्त है। मुझे नोटिस में आ गया कि किसी ने आपकी माँ की बेअदबी की है तो फिर उसकी खैर नहीं, किसी ने अपने बाप की बेअदबी की है उसकी खैर नहीं। इसलिए दे हैड टू पे थ्रू नोज के माँ बाप ने अगर शिकायत की है और शिकायत जेन्युइन है, बात कर गुस्से में भी आकर, यू हैव टू असरटेन हर चीज़ की तहकीक, तफ्तीश और सच तक पहुंचने के बाद आपको एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं होता था फिर कि माँ की बेअदबी की है और फिर बंदा दोबारा बेअदबी करेगा। आई यूज्ड टू गेट रिपोर्ट्स एज वेल। और इसी तरह जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं, हर जगह मैंने छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, लाहौर में भी एक एसपी हु वाज इंचार्ज, लेडी एसपी, जो मेरे से कुछ 8 साल जूनियर थी, उसने भी इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ था, फरखंदा उनका नाम था। तो वो एक स्केयर थी घरों में कि सासें जो हैं वो जुल्म नहीं करें बहुओं के साथ, और बहुएं जो सासों के साथ नहीं जुल्म करें। अगर किसी ने फ़ोन कर दिया, हमारा वो था ना एक सेंटर पॉइंट इचरा पुलिस स्टेशन, फ़ोन कर दिया तो फिर वो अगर वो लेडी एसपी चली गई ना उस घर में तो फिर नहीं, फिर डरते थे लोग कि ये माफ़ नहीं किया जाएगा। तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक मिनिस्टर साहब आ गए,
वो सिविल कपड़ों में बैठी हुई थी लेडी, उसे तो पता नहीं, उसने कहा तुसी कीजिए, लेडी बनाई है, घड़ी किसी ने घर जा वड़ दी, किसी उसको पहचाना नहीं है वो, उसे नहीं पता था। तो बड़ी ऊंची लंबी कद की थी। तो कहता जी वो जो आप कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस यूनिट है आपका। उसने जब सुना, उन्होंने कहा तुम हो कौन भाई? मैंने कहा मिनिस्टर है। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? जो उसने किया उसका मिनिस्टर को जान छुड़ानी वो मुश्किल होगी। मतलब इस तरह हमने कराची में भी कम्युनिटी ऑफिस लगाई थी जो इस चीज़ को, लेकिन कराची का चूँकि बहुत फैलाव है तो उसमें उसके लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन हमारा ये जो है ना ऑब्जेक्टिव यही था कि लोग सुकून में रहें, कोई किसी के साथ जुल्म ना करे। अच्छा राना साहब, एक चीज़ यहाँ से ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे आपने खुद कहा कि हम कानून साजी करना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है जैसे वाक़यात के हवाले से बताया, पेरेंट्स के हवाले से, उससे मुतल्लिक़ कानून साजी आप कर रहे हैं। पुलिस सर्विस में आप शुरू से आखिर तक रहे, तो आप समझते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से कोई कानून साजी आने वाली है या की जा चुकी है या उसके ऊपर दोबारा इम्प्लीमेंट होगा? देखो कानून पहले ही है, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आपको याद होगा पुलिस ऑर्डर बना था, पुलिस ऑर्डर के ऊपर पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हम अपने लेवल पे एज पुलिस चीफ्स एंड पुलिस कमांडर्स वो हम इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बड़ी हेसिटेशन होती है। आपको याद है पुलिस ऑर्डर में इसको एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया गया था, तो लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने खुद ही बनाया और खुद ही उसको अमेंड करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करें। तो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज जो है, अगर पॉलिटिकल बॉसेस या फौजी बॉसेस जब आते हैं तो उसके फिर रेमिफिकेशन भी तो ठीक नहीं होते ना। पुलिस शुड बी मेड ऑटोनमस, इंडिपेंडेंटली काम करें, एंड दे शुड बी कमिंग अप टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो लोगों का वो ख्याल है कि अकाउंटेबल हों वो टू द पार्लियामेंट, टू दी प्रोविंशियल असम्बलीज जो सूबे में है, टू दी कंप्लेंट अथॉरिटीज़ जो बननी है। यानी इनपुट इस तरह की हो कि कोई हेजिमनी किसी की ना हो। मसलन अगर कंप्लेंट अथॉरिटी का आप कंपोजिशन देखें और वो जो लोकल लेवल पे उसने करना, तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट साइन जज रिटायर्ड होगा, कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होगा, कोई मुअज़्ज़िज़ होगा, कोई उसमें एक आलिम होगा, कोई इसमें स्कॉलर होगा, उसमें एक जर्नलिस्ट होगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन था। और वो कॉग्निजेंस लेगी जो कंप्लेंट्स आएंगी, उसको प्रिलिमिनरी स्टडी करेगी, फिर वो पुलिस चीफ को जो आएगी वहाँ से वो उसकी फीडबैक लेगी, एंड दे विल बी अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है और अपनी कंप्लेंट कर सकता है जो पुलिस रेक्टिफाई नहीं करती। तो उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, कंप्लेंट अथॉरिटीज नहीं बनी है, सारे पाकिस्तान में नहीं बनी, हालांकि पुलिस ऑर्डर में वो मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है जो आप लॉ की बात, लॉ इज ऑलरेडी देयर, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। उसके लिए फिर पॉलिटिकल विल चाहिए और टाइम चाहिए गवर्नमेंट्स के पास। मुसीबत यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को टाइम भी बहुत कम मिलता है। वो कोई और वो अपने ना इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ जाते हैं मामले को ठीक करने के लिए, वो पहला भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। सामीन नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर इस वक्त आप एक ख़ुसूसी इंटरव्यू समाप्त कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। राना मकबूल साहब सेनेटर हैं, PMLN के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, हम बात थोड़ी सी सियासी हालात की भी कर लें। मौजूदा सियासी हालात और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन आया है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़, ये भी बड़ा अहम डिसीजन है। ऐसी रवायात डल चुकी हैं तहरीक इंसाफ, फॉरेन फंडिंग जो गैर कानूनी है, जारी बात है, तो आप क्या देखते हैं सियासत में कैसा बहरान पैदा हो जाएगा इसकी सूरत? नहीं, इसमें बहरान नहीं होगा, सियासत तो इम्प्रूव करेगी नहीं इससे। जिस शोबे में भी आप ईमानदारी के साथ अकाउंटेबिलिटी करेंगे उस शोबे की बेहतरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तमाम सिस्टम की बेहतरी के लिए। तो टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क एंड इस लेवल ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। अगर किसी ने को गलती की है तो ही शुड नॉट गेट अवे विद दिस असूली तौर पे। अब जिस तरह का ये फैसला आया है जिसमें जो बज़ाहिर जो प्रूफ दिए गए हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला लिखा है, उसके ऊपर कानूनी तौर पे अमल होना चाहिए। बाकी पार्टियां भी इससे सबक लेंगी कि ये भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि यू कांट गेट अवे विद कि आप धमकियाँ दे के और थ्रेट करके नहीं काम कर सकते। वैसे एक्सपोज हो गया तहरीक इंसाफ का वो बयानिया नैरेटिव एक्सपोज हो गया जो शायद उन्होंने दूसरे नजरिए से बनाया था। झूठा नैरेटिव क्या होता है? बात आप देखें, जो बुनियादी असूल हैं वो हैं शाइस्तगी और गुफ्तगू का अंदाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा
सलीका के साथ होना चाहिए। पहले तो मुझे उनका डिक्शन जो है वो बड़ा अजीबोगरीब लगता है। एक तो स्टेट्समैन का डिक्शन ही नहीं होता, उसकी लैंग्वेज ही नहीं है, उसका सिंटेक्स नहीं है, ये उनका मुहावरा ये नहीं है। जो वो बात करते हैं उससे लोगों का दिल भी दुखाते हैं और उनके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि कहाँ से ट्रेनिंग लिया यार, कहाँ से ये सीखा है, ये किसने आपको सिखाया है। अल्फाज का चुनाव तो बेहतर कर लो। उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी फैलती है और बोध भी होता है, कम्युनिटी के दरमियान भी, लोगों के दरमियान भी, पॉलिटिकल राइवल्स के दरमियान भी। और फिर दूसरा है कि झूठ ही बोली जाना। झूठ तो बहुत बुरी चीज़ है ना जी। ये तो इस तरह शिकस्त देता है बंदे को कि फिर उठने के काबिल नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अब भी तय कर ले, पीटीआई के लोग तय कर लेंगे, ज़ुबान अच्छी बोलेंगे, असूल की बात करेंगे, ईमानदारी से फैसले करेंगे। लोग देखें जी उन्होंने गलतियाँ क्या की हैं। जब उन्होंने प्रोसिक्यूशन पे आए हैं कि उन्होंने बेगुनाहों को अंदर बंद कर दिया 6 महीने, साल, 2 साल, फिर और कुछ नहीं हुआ तो राना सनाउल्लाह को जो है वो मौत की सज़ा के लिए जाली हेरोइन उसके ऊपर डाल दी। कौन मानता है इस बात को। और फिर आगे उनको फर्श पे लटाया, 6 महीने लटाया। वो वैसे तो हार्ट की वो है ओपन हार्ट सर्जरी हुई, 6 महीने लटाया, दवाई भी नहीं देते थे और फिर शाम को ना वो शुगर फेंक देते थे फर्श पे, वो कीड़े आ जाते थे जेल में। ना ताज़ा हवा, ना ताज़ा खाना, ना घर से खाना, ना दवाई। तो आप अंदाजा करें ये किस किस्म की गवर्नेंस है, ये कहाँ से सीखी है उन्होंने ये गवर्नेंस। तो उसके रेपरकशंस हैं, उसके ऊपर नताइज ऐसे होते हैं, दुश्मनियाँ भी बढ़ती हैं, तकलीफ भी बढ़ती है और बदले की इंतकाम की सियासत भी नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ती है। आप हर चीज़ को मेरिट पे देखें, आप अपनी तरफ ना देखें, दूसरों को गालियाँ देते रहें तो उसकी क्या असरात होंगे। अच्छा राना साहब, एक चीज़ पूछना क्योंकि आप पुलिस के शोबे से वाबस्ता रहे, इस तरह के जुर्म जो भी फॉरेन फंडिंग, ये भी बड़ी गहरी तशवीश होती है और चाहे इसको मनी लॉन्ड्रिंग से कहें, आप इस पर भी आपका काम यकीनन पुलिस सर्विसेज में किया होगा। क्या वजह होती है, क्यों सपोर्ट करते हैं गैर ममनुआ फंडिंग के जरिए पार्टीज को, क्यों सपोर्ट किया जाए, क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? देखो जी, मकासद एक तो ये है कि आउटसाइडर्स जो है ना, फॉरेनर्स, वो अपना इन्फ्लुएंस भी चाहते हैं ऑन सर्टेन कंट्रीज। अगर आप किसी पार्टी को फंड करेंगे बाहर से, आपका इन्फ्लुएंस होगा, जो कि एक नेगेटिव बात है, इसलिए ये लॉ में रखा गया। और आप देखते हैं कि जिन जिन कंट्रीज से आई है, जिन जिन कंपनी से आई है, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से आई है, वो तो काबिल एतराज़ है। तो वो क्यों दी उन्होंने, क्या उनको क्या इतना गम था। फिर ये भी हुआ कई लोगों के साथ कि उनको सही पिक्चर नहीं दी गई। उन्होंने कहा हम तो चैरिटी के लिए ले रहे हैं और वहाँ से पैसे उनके अकाउंट में आए हैं, जो पार्टी का अकाउंट है, पार्टी में इस्तेमाल हुए हैं। पार्टी के अकाउंट से पैसे निकाल के उन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट इधर उधर की। आपको याद है पिछले दिनों में होगा, बल्कि उनके हॉस्पिटल के अकाउंट से हो गया था जो उन्होंने वो कर लिया था स्टॉक एक्सचेंज में, और वो घाटा पड़ गया था। मेरा मतलब है कि मिस यूज़ ऑफ मनी लाइक दिस, उसके नताइज तो बुरे निकलते हैं ना, उसके असरात होते हैं। लेकिन इट्स एन ईजी मनी, अगर बाहर से आई है और आप ड्रॉ करते जाते हैं, जैसे आपने देखा ये 13 अकाउंट्स हैं, उन्होंने माने ही नहीं और पता चला कि ये उनके अकाउंट्स हैं। फिर वो जो उन्होंने अपने साइन से अभी बैंक में जो खोले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए गए हैं, वो कहते हैं जी हमारे हैं ही नहीं। और वो तो एतराफ़ भी क्या, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए तो क्या? अब नहीं, उनका तो साइन हुए हुए हैं ना उसके ऊपर। हाउ कैन यू से कि जी, अब उनके साथी जो कह रहे हैं कि जी ये तो उसको पता ही नहीं होगा। भाई जो बैंक अकाउंट आप खुद खोलते हैं और आपके चेक से पैसे ड्रॉ होते हैं, आपको पता ही नहीं है। ये कैसे चेयरमैन आप उस पे ऐसे कैसे हो सकता है? वो मैंने आपका पर्सनल अकाउंट है एक लिहाज से वो। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है। बात वही है जो असली हो और ईमानदारी से की जाए, उसके अच्छे असरात निकलते हैं। वक्ती तौर पे तो आप लोगों को शायद अंधेरे में रख ले, लेकिन हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। मुश्किल मुश्किल है। अच्छा राना साहब, थोड़ा सी बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से। बड़े मुश्किल मरहले में हुकूमत ली गई है इत्तेहादियों की जानिब से। इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास हर मेहमान जो भी हुकूमत इत्तेहादियों में से होता है, मैं ज़रूर पूछता हूँ क्या वजह बनी कि इतने मुश्किल वक्त में हुकूमत लेने की, जबकि अवाम में मुश्किल फैसलों की वजह से तनकीद भी हो सकती है। देखो जी, हमारे कायद ने तो ये फैसला किया था क्योंकि इस बंदे से जो है, इसकी पॉलिसी से एक फीलिंग हो गई थी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी, और कि ये को ख़तरनाक खेल न खेला जाए। फैसला ये था कि गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस में वोट आउट करके
आप इन जो 2-3 लॉज इन्होंने बनाए हैं उनको दुरुस्त कर लें और फिर असम्बली डिज़ोल्व कर दें, इलेक्शन में चले जाएं। ये था फैसला, ये था बड़े मियाँ साहब का, मियाँ नवाज साहब का, क्योंकि स्टेट्समैन इज ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एक इंस्टिंक्ट उनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुआ ये कि जब वो हुआ तो 25 तारीख आपको याद है, तो इनका ख्याल था कि हम डिज़ोल्व करेंगे 25 के लगभग, लेकिन उन्होंने एक धमकी दी कि जनाब मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं लेके आ रहा हूँ, ये करके ले। वो एक रिएक्शन सा डेवलप हुआ उनमें कि हम देख लेंगे। मैं समझता हूँ अगर वो धमकी दे भी रहा था फिर भी हमें असम्बलीज डिज़ोल्व कर देनी चाहिए थी और हमें इलेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो बक है ना जो पास ऑन हुआ इत्तेहादियों के लिए, उसका पॉलिटिकली तो नुकसान हुआ ना, और ख़ासतौर से नून लीग इज़ द मेन सफरर, क्योंकि इकॉनमी में जो बहुत बड़ी गलती वो बंदा करके गया था, उसने एग्रीमेंट कर लिया IMF के साथ, फिर एग्रीमेंट में बिट्रे कर दिया, उसी का फिर तूफान उठा ना, जो गिरा है टूट गया है पाकिस्तान की मैशत के ऊपर जो गिरा है। आप इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूशंस के साथ ऐसे नहीं कर सकते। और फिर वो है भी जाबर, वो अमेरिका के माउथ पीसेज हैं, दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। उन्होंने भी हमारा खूब रगड़ा निकाला कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अब अल्लाह का शुक्र है कि रिवर्सल शुरू हो गया है, अगरचे बहुत तकलीफ हुई लोगों को और सबको हुई है, उसका अफसोस भी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि आज ही वो 12-15 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आ गया और आता जाएगा इंशाल्लाह। अब उनके पास पहुंच गए हैं करीब, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, वो ये भी कहते हैं कि हम बाय 25 अगस्त अराउंड हम आपको आपके पैसे रिलीज़ कर देंगे। उन पैसों से खैर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फ़िज़ा बनती है। अब उसके IMF के सारे डोनर्स हैं, हमारे यानी चाइना जो इतना बड़ा मुल्क है वो उसका डोनर है, वो भी उसकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाता। बिल्कुल ये हमारी मजबूरी है, वरना चाइना जैसा मुल्क किसी की मदद करे तो उसके ये हालात में ना IMF आपको जो नोट देगा तो वो मदद कर सकते हैं। दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। इसलिए अब जो सूरत हाल है, अब जो सूरत हो गई है एक तरह से हमवार हो गई है, अब इंशाल्लाह हफ्तों में फ़र्क पड़ता जाएगा। राना साहब आखिर में, क्योंकि आवाम सुन भी रही है, देख भी रही है, खुशी की खबर तो आपने बता दी कि मुस्तकबिल में फ़ैसले अच्छे अच्छे हो रहे हैं और काफ़ी मुस्बत फ़ैसले होंगे आवाम के लिए, तो ये कितने अरसे तक मामला सेटल डाउन हो जाएंगे आपके ख्याल में? 2 महीने 3 महीने में बिल्कुल सेटल हो जाएगा और इट विल कम डाउन। अगर देखो जी, 2 चीज़ें जो लिटमस टेस्ट है कि डॉलर आपका अगर नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, चूँकि आपने तो करना है ना, बाहर ट्रेड करनी है, तो आपकी परचेसिंग पावर बेहतर हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। वो चोक हुआ ना, तो आप अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये है, इसका फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि जो दूसरा इसका टेस्ट है कि अभी जो वॉर है जिसकी वजह से आग लगी मज़ीद, इट एडेड फ्यूल टू द फायर, जो यूक्रेन की और रशिया की, बिल्कुल उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। अब उसका भी स्लो डाउन शुरू हुआ हो चुका है, और हो सकता है कि थोड़ा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये रिसेशन की तरफ जाए, कसाद गुजारी की तरफ जाए। कसाद गुजारी में नुकसान भी होते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं जिनकी परचेसिंग पावर कम है, वो चीज़ें सस्ती ख़रीद लेते हैं। फिर आगे हमारी अपनी मेहनत है कि अपनी हम इंडस्ट्री को, इंडिजिनस बिजनेस को, कॉटेज इंडस्ट्री को कितनी मेहनत से चलाते हैं, सर्विस स्ट्रक्चर को, सर्विस सेक्टर जो है उसको कितना हम मजबूत करते हैं, ये फिर मेहनत के ऊपर है। मतलब आगे चल के हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि सब्सिडी को कम और तरक्की को ज़्यादा फोकस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ों में देनी पड़ती है, मतलब फूड आइटम्स में ख़ास तौर से जो आटा है इसके ऊपर ज़रूरी होती है हमेशा ही। बड़े बड़े मुल्क भी देते हैं, लेकिन हर जगह सब्सिडी काम नहीं करती, वो फिर नुकसानदेह होता है। फिर अपना जो आपकी ख़ास तौर से ये LNG सेक्टर है, उसमें देखें ना क्या क़यामत आई कि जनवरी 2000 ये जो है 21 में इनको 3 से 5 रुपए $5 पर यूनिट मिल रही थी, नहीं खरीदी, जाकर नवंबर में ख़रीदी है ये PTI गवर्नमेंट ने, उस वक्त $30.5 का यूनिट हो चुका था। यानी कुछ अकल तो इस्तेमाल कर लो, कुछ विजडम तो इस्तेमाल कर लो, रिजर्व करा लो, उनके पेमेंट कर लो। उसको आपके पास टर्मिनल नहीं है तो वो स्टोर भी कर लेते हैं, आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, नहीं किया।
यानी कि बिल्कुल ही रेकलेस तरीके से आप, यानी ये फूड बास्केट है हमारा मुल्क जो है, गंदम हम हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं, इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर, कोई हैरत की बात नहीं, शुगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इंपोर्ट करना इसी वजह से, तो कहाँ जाएंगे फिर हम? रॉन्ग पॉलिसीज एंड अनप्रोफेशनल अप्रोच। इससे अब ये पॉलिसीज ठीक हो रही हैं और प्रोफेशनल अप्रोच भी हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा दबाव है अब हमारी गवर्नमेंट के, पब्लिक का, हमारे लीडर का, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के, वो दिन रात इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। पता नहीं मियाँ नवाज कितनी दफ़ा पुल अप इनको करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये करो, ये करो, ये करो, तो सूरत हाल बेहतर हो रही है लगता है इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल को अपना कीमती वक्त दिया सर। थैंक यू। सामीन नाज़रीन, आपको बताते चलें आज हमारे साथ मेहमान थे सेनेटर राना मकबूल, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमानुल्लाह सिप्रा, इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।